सावित्री देवी अपने कमरे के कोने में रखे पुराने बिस्तर पर अकेली बैठी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और आंखों में अनकहा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कभी ये घर उनके पति रामलाल की हंसी और आवाज़ से गूंजता था, लेकिन अब सन्नाटा पसरा रहता है। पति के जाने के बाद जैसे उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, मानो जीवन का सहारा अचानक छिन गया हो। अब उनका सहारा सिर्फ उनके दो बेटे मोहन और रमेश ही थे, जिन पर उनका भविष्य टिका था। बेटों के साथ बहुएं सुनीता और कविता भी थी, पर माँ के मन में उनके व्यवहार को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते। सावित्री देवी की आंखों में अक्सर चिंता तैरती रहती, जैसे उन्हें किसी आने वाले तूफान का अंदेशा हो। वह जानती थी कि ज़मीन जायदाद के बंटवारे का समय नज़दीक है और यह परिवार को भी बांट सकता है। मन ही मन वह एक रहस्य अपने सीने में दबाए जो बैठी थी, जिसे सही वक्त पर ही बता सकती थी। उस रहस्य का ताल्लुक उनके पति रामलाल की आखिरी ख्वाहिश से था। पर क्या उनके बेटे उनकी इस आखिरी ख्वाहिश को स्वीकार करेंगे? ये सवाल उन्हें हर पल डराता रहता, और यही डर, यही रहस्य उनके जीवन की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला था। एक शाम सावित्री देवी ने हिम्मत जुटाई और दोनों बेटों को कमरे में बुलाया। कमरे में हल्की धूप आ रही थी और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक माहौल को और भी भारी बना रही थी। बेटों को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल में छिपी चिंता उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। धीमे स्वर में उन्होंने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों भाई ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर लो। वह कुछ पल रुकी और फिर बोली, ताकि कल को मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई झगड़ा ना हो, ना कोई मनमुटाव। यह सुनकर मोहन ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे माँ, इसमें इतनी जल्दी किस बात की है? उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, आप चिंता क्यों करती हैं? आप तो अभी 100 साल जिएंगी। उसकी बात सुनकर रमेश भी हंस पड़ा, लेकिन माँ का चेहरा गंभीर ही रहा। उनकी आंखों में छिपा हुआ राज बेटों को नजर नहीं आया, मानो वह कुछ और कहना चाहती हूँ, पर सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। कमरे में मौजूद बहुएं भी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी और आपस में निगाहें मिला रही थी। माँ की जुबान से निकला हर शब्द उनके मन में शंका और बेचैनी भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि माँ शायद कुछ ऐसा कहने वाली हैं जिससे हालात बदल सकते हैं। और सचमुच सावित्री देवी की आंखों में उस वक्त एक ऐसा निर्णय चमक रहा था जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार के हालात बदलने वाला था। रमेश, जो अब तक चुपचाप माँ की बातें सुन रहा था, धीरे से बोला, हाँ माँ, अगर आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं। उसकी आवाज़ में आज्ञाकारिता तो थी, मगर आंखों में हल्की बेचैनी भी झलक रही थी। सावित्री देवी ने दोनों बेटों की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, लेकिन 2 हिस्से नहीं बल्कि 3 होंगे। यह सुनकर मोहन और रमेश ने पहले तो एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। माँ ने अपनी कांपती आवाज़ में आगे कहा, हाँ बेटा, इस सारी जायदाद के 3 हिस्से होंगे। उनकी इस बात ने कमरे की हवा ही बदल दी, जैसे किसी ने अचानक बड़ा रहस्य खोल दिया। सुनीता और कविता दोनों बहुएं भी चौकन्नी हो गईं। उनके माथे पर बल पड़ गए और उनकी निगाहें सीधी माँ के चेहरे पर टिक गईं। सावित्री देवी ने आंखें बंद की और भारी मन से कहा, यह तुम्हारे बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश थी। कुछ पल कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर उनकी आवाज़ गूंजी, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि आरती को भी बराबर का हिस्सा दिया जाए। बस ये सुनते ही दोनों बेटे जैसे पत्थर की मूर्तियां बन गए। उनके चेहरे के भाव अब बदल चुके थे। सुनीता ने तो अपने होठ ही काट लिए और कविता की आंखें फैल गईं। मोहन के हाथ से माँ का हाथ छूट गया और रमेश की सांसें जैसे गले में अटक गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि माँ इस तरह का फैसला सुनाएंगी। पूरे कमरे में खामोशी छा गई थी, मानो वक्त थम गया हो। सबके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच इस जायदाद के 3 हिस्से होंगे? सुनीता ने तुनक कर कहा, क्या ज़रूरत है आरती को हिस्सा देने की? उसका ससुराल तो अमीर है। रमेश ने भी कठोर स्वर में कहा, माँ, हम ज़मीन का एक टुकड़ा भी उसे नहीं देंगे। सावित्री देवी ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, इसीलिए मैंने आरती को बुला लिया है। उसी वक्त दरवाजे पर टैक्सी रुकी। आरती अपने बच्चों के साथ आई
और माँ से लिपट गई। सुनीता ने चेहरे पर नाखुशी लाते हुए तुनक कर कहा, सासू माँ, आरती को हिस्सा देने की क्या ज़रूरत है? उसका ससुराल तो पहले से ही अमीर है। उसकी बात में जलन और हक जमाने का भाव साफ झलक रहा था। रमेश ने भी अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा, माँ का विरोध किया। हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी उसे नहीं देंगे। आप ये ख्वाब छोड़ दीजिए। मोहन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी असहमति साफ लिखी हुई थी। सावित्री देवी ने दोनों बेटों की आंखों में देखा और गहरी आह भरते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग ऐसा ही कहोगे। उनकी आंखों में नमी उतर आई थी, पर आवाज़ में अडिगपन था। उन्होंने धीरे से सर झुकाया और ठहर कर कहा, इसीलिए मैंने आरती को पहले ही बुला लिया है। यह सुनकर बहुओं और बेटों के चेहरे पर हैरानी और झुंझलाहट एक साथ उभर आई। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई और सबकी नज़रें दरवाजे की ओर मुड़ गई। दरवाज़ा खुला और उसमें से आरती उतरी। उसके साथ उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। सबको एक साथ ऐसे बैठा देखकर आरती को लगा, शायद कुछ बात ज़रूर है। अपनी माँ के लिए वह घबरा गई कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया। वह दौड़कर माँ के गले से लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं ना? अचानक से मुझे ऐसे क्यों बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सावित्री देवी ने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता, थक गई होगी। और फिर उन्होंने आरती के बच्चों को बुलाकर प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। आरती भी आंखें पोंछती हुई अपने भैया भाभी से मिलने लगी, लेकिन उनके मुंह तो पहले ही फूल चुके थे। उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करने को आरती से बात की। आरती को भी उनका इस तरह से रूखा व्यवहार कुछ कुछ समझ आ रहा था कि ज़रूर कुछ बात है। सावित्री जी ने बड़ी बहू से आरती के लिए चाय नाश्ता लाने को कहा तो वह पैर पटकती हुई चली गई, लेकिन चाय नहीं लेकर आई। तभी सावित्री जी ने आरती से कहा, बेटी, तेरे बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। कैसी ख्वाहिश माँ? आरती हैरानी से पूछने लगी। कमरे का माहौल अब और भी भारी हो गया था, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सावित्री जी ने सारी बात आरती को बताई तो आरती अपनी जगह खामोशी से सबके चेहरे ताकने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सबके बीच में चोर हो। अपना घर, अपना हक होते हुए भी उसे बहुत शर्मिंदगी सी हो रही थी, क्योंकि उसने तो कभी मन में ये नहीं सोचा था कि उसे अपने माता पिता की जायदाद से कोई हिस्सा मिले। उसने तो हमेशा यही विश्वास किया था कि उसके भाई उसको दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन जब बात संपत्ति पर आई तो सभी के चेहरों से नकाब उतर गए। आरती अपनी जगह चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके भाइयों और उसकी माँ के बीच जो बात हो रही थी, उस बात ने अब बहस का रूप ले लिया था। और ये बहस इतनी बढ़ गई कि सावित्री देवी का दिल जवाब दे गया। एक तो उम्र का तकाजा, ऊपर से वह बीमार पहले से ही थी। अपने बेटों की खुदगर्जी देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले और यह दर्द उनका दिल सह नहीं पाया और अचानक से वह अपने बिस्तर पर पीछे की तरफ गिर पड़ी। आरती की चीख निकल गई। वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई। दोनों भाई भी हैरान परेशान से खड़े माँ को देखते रहे। देखते ही देखते सावित्री जी ने सबके सामने अपनी अंतिम सांस ली। आरती का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आंखें खोल दो। मेरी सबसे बड़ी पूंजी, मेरी संपत्ति तो आप हो। बाबूजी तो चले गए, अब आप भी मुझे छोड़कर जा रही हो। लेकिन सावित्री जी की सांसें होती तो वह बोलती ना। आरती की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 1 हफ्ता वह अपनी माँ के घर पर ही रही, लेकिन अब उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वह अपनी ससुराल लौट आई थी। सोचा था कि 13वीं पर जाएगी और फिर अपने पति के साथ तभी लौट आएगी, क्योंकि जब अपनों की असलियत सामने आ जाती है तो फिर प्यार से नहीं, स्वाभिमान से काम लेना पड़ता है। बहू ने जो उनके लिए सबके ज़रूरी काम था, बहुओं के लिए जो सबसे ज़रूरी काम था, वह था सासू माँ के कमरे की सफाई। शायद कोई तिजोरी उनके हाथ लग जाए। जब दोनों बहुएं कमरे की सफाई कर रही थीं तो सावित्री जी के पुराने संदूक में एक पुराना पड़ा हुआ लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था,
मेरे बच्चों के लिए, रामलाल। दोनों बहुओं ने जल्दी से अपने अपने पतियों को आवाज़ लगाई। मोहन और रमेश ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें साफ लिखा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी आरती को भी बराबर का हक मिले। बेटों याद रखना, ज़मीन बांट सकते हो पर बहन का रिश्ता मत बांटना। दोनों भाई स्तब्ध रह गए। अब उन्हें माँ की बात सच लगने लगी, लेकिन उन्होंने ये लिफाफा किसी के सामने नहीं खोला और उसे अलमारी में छुपा कर रख दिया। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरा। आरती को अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। माँ के गुजर जाने के बाद फिर वह अपने घर नहीं गई। हाँ, कभी कभी अपने भाइयों और भाभी से उनकी खैर खबर लेने के लिए फ़ोन पर बात कर लेती थी। आरती की ससुराल में धन दौलत की वैसे भी कोई कमी नहीं थी। उसके पति विनोद का बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था और वह एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने आरती के अपने घर ना जाने पर कभी कोई सवाल नहीं किया। वह तो खुद भी इन सब चीज़ों से दूर रहते थे। उन्होंने खुद आरती से कहा था कि कभी भी अपने भाइयों की संपत्ति में हिस्सेदारी मत लेना। आरती को भी किसी से भी कुछ भी लेने की चाह नहीं थी, लेकिन उसके भाइयों ने अपनी बहन को समझने में शायद भूल कर दी थी। उसके दोनों भाई अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। दोनों के ही घरों में खुशहाली थी। दोनों के बीच हिस्से बंटवारे हो गए। बड़े भाई ने तो अपना हिस्सा बेचकर शहर में मकान खरीद लिया। यह बात भी जब आरती के कानों तक पहुंची, उस रात भी वह रोती रही थी। कुछ भी था, उस घर के आंगन में उसका बचपन गुजरा था। वह खुद से ही सवाल करती, क्या बहन भाइयों का प्यार बस बचपन तक ही होता है? बेटी और बहन की विदाई के साथ साथ क्या रिश्तों की भी विदाई कर देते हैं भाई? फिर आरती ने खुद को संभाला और अपना ध्यान अपनी गृहस्थी में लगा दिया। काफ़ी समय से उसे अपने भाइयों की कोई खैर खबर नहीं मिली थी। आरती का पति विनोद आरती की हालत को अच्छे से समझ रहा था। एक दिन वह आकर बोला, आरती, मुझे एक बिज़नेस टूर पर जाने का मौका मिल रहा है। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। यह सुनकर आरती मुस्कुराई। विनोद ने उसके कंधे पकड़े और कहा, दूसरों के लिए इतनी परेशानी ना लिया करो। चलो, तुम्हारा मन भी और हो जाएगा। मैं तुम्हें कनाडा घुमा कर लाऊंगा। परसों हमारी फ़्लाइट है, तुम अपनी तैयारी कर लेना। और आरती कनाडा चली गई। लगभग 2 महीने तक वह लोग वहीं पर रहे। उसके बाद जब वह लौट कर आई तो उसकी नज़र एक बिल्डिंग पर गई जहाँ पर बहुत सारे मज़दूर खड़े थे। उसने अपने पति से कहा, गाड़ी रोकिए विनोद। विनोद ने उसे कारण पूछा तो कहने लगी, मैंने अभी अभी यहाँ पर भैया को देखा है, वे मजदूरी कर रहे थे। विनोद उसकी बात पर हैरान होते हुए बोला, तुम्हारे भाई तो अच्छा खासा कारोबार करते हैं, वह भला यहाँ मजदूरी करने आएगा क्या? तुम भी कमाल करती हो आरती। लेकिन आरती को अपनी आंखों पर पूरा यकीन था। उसने कहा, नहीं, मैं अभी अभी यहीं पर भैया को देखा है। तभी वह गाड़ी से उतरी तो उसने वहाँ मौजूद दूसरे मज़दूरों से अपने भाई मोहन के बारे में पता किया तो पता चला कि उसका भाई सचमुच ही वहाँ पर मजदूरी कर रहा है। शायद उसने आरती को देख लिया था, इसीलिए वह वहाँ से चला गया। आरती को पता चला उसके बड़े भाई का घर बिक चुका है और अब वह किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसका कारोबार बिल्कुल डूब गया था। वह बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया था, इसीलिए मजबूरन उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और अब वह यहाँ अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है। यह सुनकर आरती को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसका दिल तो अपने भाइयों के लिए बिल्कुल साफ था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका भाई आखिर रहता कहाँ है। उसने मज़दूरों से पता भी किया, लेकिन किसी को उसके घर का पता नहीं था। आरती ने विनोद से कहा कि मुझे रमेश भैया के पास जाना है, उन्हें ज़रूर पता होगा। विनोद ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल, तुम्हें जाना चाहिए, पर अभी तुम घर चलो, थकी हुई हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। अगले दिन आरती और विनोद रमेश के घर पर गए। घर की दहलीज पर कदम रखते ही आरती को अपने माता पिता की याद फिर से सताने लगी। फिर भी धड़कते दिल के साथ वह अंदर गई तो घर की जो हालत थी उसे देखकर आरती की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। क्या ये वही घर था जो कभी खुशियों से भरा हुआ करता था? उसकी भाभी के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के चारों तरफ काले घेरे थे, मानो 4 दिन से भूखी हो।
घर के हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे थे। बराबर में उनका छोटा बेटा रोहित लेटा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। यह सब देखकर आरती को एक झटका लगा। वह अपनी भाभी से मिली तो उसने बताया कि उनके बेटे रोहित को कैंसर हो गया है। इलाज में लाखों का खर्च आएगा। रमेश तो पहले ही कर्ज में डूब गया है। उनकी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब रही थी। यह खबर सुनते ही उसने अपने सोने के कंगन उतारे और रमेश की पत्नी की हथेली पर रख दिए। इस समय रमेश भी आ गया था, जो चुपचाप दरवाजे में खड़ा यह सब देख रहा था। शर्मिंदा होते हुए रमेश ने आरती को आवाज़ दी तो आरती एकदम से बोली, भैया आप क्यों अकेले मुसीबत झेल रहे हो? एक बार आवाज़ तो देते अपनी बहन को, मैं दौड़ ही आती। इन कंगनों को बेचकर रोहित का इलाज करवाओ। रमेश की आंखें भर आईं, पर आरती, भैया तुमने तो मुझे पराया ही समझ लिया था। मेरी खुशियाँ तो तब हैं जब मेरे भाइयों के बच्चे सुरक्षित रहें। उसी वक्त कविता, जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी, दौड़ कर आई और आरती को गले लगा लिया। दीदी, हमने आपको कभी समझा ही नहीं। असली दौलत तो आप जैसी बहन है, ना कि ज़मीन जायदाद। रमेश रोते हुए बोला, बहन हमें माफ़ कर दो। हमने माँ और बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। शायद इसीलिए हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं समझ चुका हूँ, दौलत ये रुपया पैसा नहीं, बल्कि आपसी प्यार और रिश्ते होते हैं। काश हम माँ और बाबूजी के जीते जी उनकी बात मान लेते, तो शायद आज हमारा घर भी खुशियों से भरा होता। उसके बाद आरती ने रमेश से मोहन का पता लिया और फिर मोहन को एक छोटी सी दुकान करवा दी। मोहन ने भी आरती और विनोद से माफ़ी मांगी। आरती ने कहा, भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। ना तो पहले कभी मैंने इस जायदाद या संपत्ति के लिए मन में सोचा था। मेरी संपत्ति तो बस आप और मेरे परिवार हैं। ये दौलत, ये पैसा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। बस मेरे भाई और उनके परिवार खुश रहें और खुशहाल रहें, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भाई भले ही रुपये पैसे के लालच में आ जाएं, पर बहनें नहीं आती। उन्हें तो सिर्फ अपने भाइयों के प्यार से मतलब होता है। इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल FR हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।